नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि इस सीरीज में मैंने आपसे भूगोल के क्लास 12th का जो रिवीजन के बारे में बात किया था, वो सीरीज अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जैसा कि अपन शुरू कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास से पहले अपने परिवहन तथा संचार के साधन के रूप में एक टॉपिक शुरू किया था। उस टॉपिक का अपन ने सड़क परिवहन से संबंधित सारा पढ़ लिया था। ठीक है, अब पढ़ने वाले अपन रेलवे से संबंधित। रेलवे से संबंधित सारी जानकारी अपन प्राप्त करने के बाद अपन ये पढ़ लेंगे जल से संबंधित, फिर पाइपलाइन ले लेंगे और फिर वायु ले लेंगे, वायु परिवहन से संबंधित। इसी तरह ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलो, ये सारे आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण है, वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये 12वीं के एग्जाम के साथ साथ आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इससे संबंधित सवाल जरूर बनने वाले हैं। ठीक है, इसी आधार का लेकर अपन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको दे रहा हूँ क्लास, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लग रही होगी। चलो, रेल परिवहन शुरू करते हैं। भारतीय रेल जो विश्व के अंदर जो भी रेल मार्ग से संबंधित जाल है, उसमें एक अच्छा स्थान रखता है, लंबे रेल मार्गों में से एक है। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जब ब्रिटिश लोग भारत पे अधिकार करने आते हैं, तो एक लंबी लड़ाई के बाद, पता है आपको, एक लंबी लड़ाई के बाद आपके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के बाहर भेजा जाता है। तो उसी दौरान महात्मा गांधी ने बोला था, भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ये कोटेशन इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के बाद भारतीय रेल की स्थापना कब होती है? तो भारतीय रेल की स्थापना होती है 1853 में। वही ब्रिटिश काल है, उसी दौरान होती है। और जब होती है तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहली 34 किलोमीटर एक लंबी रेल लाइन बिछाई गई। इसके बाद में अब भारतीय रेल के अंदर जो पटरियों के मध्य की जो दूरी है, चौड़ाई है, कितनी चौड़ाई रखी गई है, उसी के आधार पे इसको कुछ 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं और उसका एक आंकड़ा देख लेते हैं। एक अनुमान के अनुसार 2019 से 20 के जो नवीनतम आंकड़े हैं, भारतीय रेल की कुल लंबाई लगभग मानी जाती है 67,956 किलोमीटर। ठीक है, 2019-20 के आधार पे। अब रेल पटरियों में सबसे बड़ी है बड़ी लाइन, जिसे बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज है जो कि दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर है। और इसकी भारत में 2019-20 के अनुसार ब्रॉड गेज की जो कितनी लंबाई में रेल मार्ग बिछी हुई है लाइनें, तो 63,950 किलोमीटर। 63,950 किलोमीटर। इसके बाद में है मीटर गेज। मीटर गेज से वैसे नाम से ही पता चल रहा है, दोनों जो पटरियां हैं उनके मध्य की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर होने वाली है। ठीक है, तो 1 मीटर की मध्य की चौड़ाई, और जो भारत में जो इस मीटर लाइन से संबंधित जो कुल रेल मार्ग की लंबाई है, वो 2402 किलोमीटर है 1920 के आंकड़ों के अनुसार। इसके बाद में है छोटी लाइन। देखो, ये सवाल जरूर ये, ठीक है, और इसके अलावा ये लाइनों के मध्य जो दूरी है और भारत में सर्वाधिक कौन सी है रेल लाइनों की लंबाई, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो पूछा जा सकता है, भारत में चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे सबसे अधिक किस में है, मतलब सबसे अधिक लंबाई में कौन सा रेल वर्ग है? तो आपको बताना है बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, इससे इसके बाद में जैसा ही आप आगे बढ़ोगे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन में भी, और आने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम कंपटीशन रिलेटेड और 12वीं की परीक्षा के अनुसार। इसके बाद आती है छोटी लाइन। छोटी लाइन दो पट्टियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या फिर 0.610 होती है। ठीक है, इसके बाद भारतीय रेल को इसी आधार पे 16 मंडलों में विभाजित किया जाता है। तो वो 16 मंडल कौन कौन से, वो अपन देखने वाले हैं। ये 16 मंडल है और ये इसके मुख्यालय है। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे से संबंधित डी ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी के जो भी एग्जाम होते हैं, और इसके अलावा एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं 10+2। ठीक है, और
CSCL CGL वगैरह जो भी है, सारे के सारे एग्जाम है, उसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये सवाल रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल का जो एक पहला मुख्यालय के रूप में है, उस सॉरी जो रेल मंडल है उसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न का है कोलकाता, इसके बाद ईस्ट सेंट्रल का है हाजीपुर, इसके बाद ईस्ट कोस्ट का है भुवनेश्वर, और इसके बाद में नॉर्दर्न का है नई दिल्ली, और नॉर्थ सेंट्रल का है इलाहाबाद, और नॉर्थ ईस्टर्न का है गोरखपुर, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है आपके मालीगांव गुवाहाटी आसाम, और नॉर्थ वेस्टर्न है जयपुर, सदर्न है चेन्नई, साउथ सेंट्रल है आपके साउथ साउथ सेंट्रल है सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न है आपके कोलकाता, और इसके बाद में है साउथ ईस्ट सेंट्रल है बिलासपुर, और साउथ वेस्टर्न है आपके हुबली, और वेस्टर्न है मुंबई जो कि चर्च गेट के आसपास, और इसके बाद में जो लास्ट वाला है वेस्ट सेंट्रल जो कि जबलपुर में। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये मुख्यालय से संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं, सुमेलित कीजिए बड़े बड़े एग्जाम में और छोटे छोटे एग्जामों में। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के जो तीनों फेयर है उसमें से किसी में भी ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा बैंक के कोई भी एग्जाम पीओ वगैरह होते हैं उनमें भी ये मिलान से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है भारतीय रेल ने भारतीय रेल ने मीटर और नैरो गेज के रेल मार्गों को अब ब्रॉड गेज में चेंज करिए, तो इसी के लिए बदलने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम व्यापक रूप से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे, है ना। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण जो एक रेलवे है। 1998 में भारतीय रेल ने निर्माण किया, जो कि 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इस देखा जाता है कि ये लगभग बहुत सारी नदियों को और पुलों को पार करता है, इसीलिए आपने कल पढ़ा होगा अटल सुरंग के रूप में, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो अटल सुरंग थी तो वो सबसे लंबी है, उसके बाद में आपकी जो एशिया की जो दूसरी लंबी होती है वो इसी कोंकण रेलवे के नीचे ही एक स्थित सुरंग है, एशिया की दूसरी, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक मैंगलोर से जोड़ता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में भी और 12वीं के लिए भी, ठीक है। चलो जुड़े रहिए, अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अपन रेल परिवहन के बाद अब देख रहे हैं जल परिवहन, ठीक है। तो मुख्य रूप से मैंने यहाँ लिखा है जल परिवहन को दो भागों में, अंतरस्थलीय और सागरीय या महासागरीय। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ लेंगे वायु परिवहन के बारे में, और अगली स्लाइड में पढ़ लेंगे पाइपलाइन और थोड़ी संचार व्यवस्था। तो इस तरह से ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर दो टॉपिक बच रहे हैं, वो छोटे छोटे हैं तो जल्दी ही समेट लेंगे। जल परिवहन या फिर पहले लिया है अंतरस्थलीय जल मार्ग। तो भारत में वर्तमान में 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% योगदान देता है परिवहन के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब 99% अलग है और 1% जो योगदान है वो जल परिवहन के रूप में है। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन युक्त है, और इसके अलावा 5,500 से अधिक जो किलोमीटर के है, तो जो नदियों के माध्यम से एक नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है वो एक व्यापारिक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। फिर देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास अनुरक्षण तथा जिस प्रकार नेशनल हाईवे के लिए जो अथॉरिटी थी NHAI, वैसे ही यहाँ की अथॉरिटी या फिर रख रखाव हेतु एक प्राधिकरण है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण, ठीक है। ये प्राधिकरण देखता है और उसका रख रखाव जल मार्गों से संबंधित करता है। अब ये अगला जो मैंने स्लाइड बनाई है अगली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, SSC जैसे और इसके अलावा आप रेलवे से संबंधित सारे एग्जाम है उनमें ये सवाल देख सकते हैं कि विश्व का सबसे सॉरी भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है जो सबसे बड़ा है, और इसका विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य 1620 किलोमीटर के अंदर ये विस्तारित है, और आगे इसको तीन भागों बांटा गया है। तो हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, फिर फरक्का से पटना 460 किलोमीटर, फिर है आपके पटना से इलाहाबाद जो कि 6 किलोमीटर।
देखो ये सारे आंकड़े हैं, ये आपको याद होने चाहिए और यही नाम प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग एक जलमार्ग है। तो एक है जो कि विस्तारित है इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है जो कि सदिया से लगा के धुबरी के मध्य विस्तारित है 891 किलोमीटर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक इन पे नौकायन भी किया जाता है और भारत व बांग्लादेश की साझेदारी में प्रयोग करते हैं आपके राष्ट्रमार्ग संख्या 2। तो पूछा जा सकता है भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देशों के माध्यम से कौन सा एक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या को प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्र मार्ग संख्या 2 पे। या फिर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास। फिर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 कोटापुरम से कोलम विस्तार है 168 किलोमीटर। इसका आपको मानचित्र के अंदर एकदम इसके जो बीच में जो क्षेत्र वगैरह जो भी आते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो आपका मैप बेस्ड ये सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 को कोटापुरम से कोलम के मध्य जब दर्शाते हैं तो कौन कौन से मुख्य रूप से क्षेत्र आते हैं। तो वो आप डायग्राम एक बार देख के जाना, एग्जाम में जब भी जाओ देख के जाना, इससे सवाल एक बन सकता है। ठीक है, तो इसके तक एक पश्चिमी नदी तट और इसके साथ चंपाकारा और उद्योग मंडल। तो पूछा जा सकता है कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या के, ठीक है, उद्योग मंडल वो इसके अलावा चंपाकारा नाम के एक स्थान आते हैं। तो आपको वो बताना है कोटापुरम कोलम विस्तार है और इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है काकीनाडा तथा पुडुचेरी स्टेट्स के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों का विस्तार। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी के सहारे कौन सा है, तो संख्या 4, जलमार्ग संख्या 4। फिर पांचवा मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विस्तार। इसके बाद अंतः स्थलीय जलमार्ग परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। तो केरल में एक दौड़ आयोजित की जाती है जो कि एक एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, नौकायान। ठीक है, नौकायान के माध्यम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। केरल की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नौका दौड़ से संबंधित है ना, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो उसे बोलते हैं वलाम काली में इसी पच जल में आयोजित की जाती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारत का एक राज्य जहाँ पर वलाम कली या फिर नेहरू ट्रॉफी जो दौड़ होती है तो केरल में है ना। इसके बाद महासागरीय, देखो ये हो गया। अब ये भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। समुद्री तट जो भारत को तीनों ओर से पानी से घेरा हुआ वही भाग। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% महासागर से, इसके अलावा मूल्य के अनुसार देखें तो 70% जो विदेशी व्यापार होता है वो इन्हीं महासागरीय मार्गों के माध्यम से होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंतरस्थलीय मार्गों के अलावा। फिर अपन का मैंने लिया है थोड़ा सा वायु परिवहन। तो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक स्वचालन संपन्न हुई थी उसी समय। ठीक है, वास्तविक विस्तार इसका कब बढ़ा या वायु परिवहन का और विस्तार कब हुआ, तो एक अथॉरिटी गठित की गई, भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसने विस्तृत रूप से वायु परिवहन को विस्तारित किया। एक आपको नाम याद रखना है, पवन हंस हेलीकॉप्टर या फिर पवन हंस से संबंधित सेवा है वो किस क्षेत्र में, तो एक प्रति क्षेत्रों में की जाती है और इसके अलावा पेट्रोलियम के रूप में, एक ईंधन के रूप में की जाती है। ये आपके दो प्रश्न पवन हंस से संबंधित है और इसके अलावा कब शुरू हुई ये और कौन सी अथॉरिटी के माध्यम से विकास हुआ। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देख रहे हैं आगे क्लास में, जुड़े रहिए आप, है ना। अब अपन आगे देख रहे हैं तेल एवं गैस पाइपलाइन। देखो ये लास्ट है, इसके बाद ये लगभग किताब पूरी हो जाएगी। ठीक है, थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय हवाई वगैरह अड्डे बचेंगे और सातवें पार्ट में कुछ नहीं है, प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण संबंधित वो सामान्य सी रीडिंग है। अब उसमें क्या लिखवाना या फिर क्या समझाना, और ज़्यादा बड़ा उसमें कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए आप पे वो एक टॉपिक आप पे छोड़ रहे हैं, आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे और बाकी जो मैन जो आता है वो हमने सारा ले लिया है। ठीक है, ये करवाने के बाद एक स्लाइड एक बचती है जो दो स्लाइडों के रूप में, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वगैरह
और इसके अलावा जो भी पतन है वो महत्वपूर्ण से ले लेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में। ओके, चलो, तेल एवं गैस पाइपलाइन, ये लास्ट अपना परिवहन का है। पाइपलाइन गैसों एवं तरल पदार्थों को लंबी दूरी के लिए परिवहन के रूप है तो अत्यधिक सुविधाजनक है और सस्ता भी है। ठीक है, फिर यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारों के रूप में, एकदम द्रव के रूप में, विलयन के रूप में करके एक प्रेशर के माध्यम से बदलकर परिवहित किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड, देखो पाइपलाइन से संबंधित दो विशेष प्रकार की संस्थाएं हैं, एक है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड और इसके अलावा एक आएगी गेल। ठीक है, ये दोनों ही हैं जो पाइपलाइनों के माध्यम से एक देश की परिवहन सुविधा को एक महत्वपूर्ण बना रहा है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे बोलते हैं OIL, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। इसे 1959 के रूप में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया, मतलब एक निगम बना दिया गया कि एक कंपनी है जो आपके एक पाइपलाइन से संबंधित एक विशेष प्रकार के परिवहन के सारे नियम कायदे तय करेगा। इसके बाद एशिया की जो पहली 1157 किलोमीटर लंबी जो एक पाइपलाइन के रूप में देश पारी पाइपलाइन बनाई, जो कि असम के नहर क्राइटेरिया क्षेत्र के बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक था, जिसका निर्माण OIL ने किया था। अब महत्वपूर्ण रूप से देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन के रूप में लंबी बहुत ही ज्यादा, उसका किया है गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई और इसने प्राकृतिक गैस के परिवहन और प्रसंस्करण और आर्थिक उपयोग के लिए विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो पूछा जा सकता है भारत में गेल इंडिया का एक गेल इंडिया की स्थापना क्यों की गई। ठीक है, एक उपयोग के रूप में पूछा जा सकता है, किसने प्राकृतिक गैस को और प्रसंस्करण और उसके आर्थिक उपयोग को बताने के लिए और विपणन उनके एक व्यापार के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया। गेल द्वारा 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, देखो इसे HVJ कहा जाता है, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कहा जाता है। इसका आपका डायग्राम किताब के अंदर बन रखा है, वो आपको अच्छे से देखना है, उसके वो कौन कौन से क्षेत्र है और कहाँ से गुजरता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ मैप से संबंधित ये एक सवाल आ सकता है, और इससे पहले एक अभी एक लास्ट वाली क्लास में देखा था, और इससे पहले आपने देखा था उत्तरी पश्चिमी गलियारा और पूर्वी पश्चिम गलियारा, और इसके अलावा चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में राजमार्ग थे वो। तो ये महत्वपूर्ण रूप से है जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूछे जा सकते हैं जनसंख्या से संबंधित आंकड़े पूछे जा सकते हैं, जैसे राजस्थान में वर्तमान में सबसे जनसंख्या कम किस में है, तो जैसलमेर को दर्शाना हो सकता है, और सर्वाधिक किस में है वो देखना पड़ेगा जनसंख्या अगर, तो किसमें, जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे ही राजस्थान से पूछा जा सकता है, भारत से पूछा जा सकता है, और विश्व के लेवल पे ऐसे मैप बेस्ड पूछा जा सकता है, विश्व की जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर देश वगैरह, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। तो इतना सब कुछ जो मैंने अभी जो चर्चा की है 2 मिनट 2.5 मिनट, इसमें आपका मैथ एक मैप से बेस्ड या फिर मैप आधारित जो सवाल बनेगा वो यही बनने वाला है। ओके, मेरी थोड़ी सी ये कंठ दर्द हो रहा है, इसी वजह से मेरे वर्ड थोड़े ना कंप्राइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। तो इसने एक बनाया जो जिसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसे SVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन के नाम से मुंबई हाई से पश्चिम क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी राज्यों के विभिन्न उर्वरक व बिजली व औद्योगिक परिसरों के रूप में किया गया, मतलब वो सारे पहुंचाने के लिए एक मुख्य रूप से पाइपलाइन का विकास किया गया। इसका बाद है अपन का संचार जाल। संचार जाल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं, उसमें से 2 है व्यक्ति मतलब अपन इंटरनेट जो अपना पर्सनल यूज करते हैं वो। इसके बाद सार्वजनिक रूप से रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह संचार से संबंधित, देखो ये सारा देख रखा है। रेडियो प्रसारण जो शुरू हुआ था 1923 में हुआ था। जब इसका एक लोकप्रिय साधन के रूप में सामाजिक आर्थिक रूप से ये बढ़ने लगा, तो सरकार ने इसका फायदा उठाया और उसे एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, देखो ये इंटरनेट से संबंधित एक सिस्टम होता है, इसी के तहत ही अपना आप चैनल वगैरह यूज कर पाते हो, तो उसके ऊपर एक विशेष प्रकार के कानून होते हैं, तो उसी के तहत अपनी सरकार ने ले लिया और उसे एक ऑल इंडिया माध्यम से या फिर संचार का माध्यम बनाने पे नियंत्रण रखा।
इसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में 1957 में, और इसके बाद में 1976 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में, और 1957 में आकाशवाणी के रूप में बदला। आजकल आपने देखा होगा आकाशवाणी के रूप में जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारियां, वो देश में घटित घटित घटनाओं का एक सार क्रम के रूप में, करंट अफेयर के रूप में यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा, आकाशवाणी के विश्व दर्पण जैसे कार्यक्रम होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो वही है आज का माध्यम। टीवी टेलीविजन सूचना के प्रसार का बहुत अच्छा माध्यम। देखो इसमें सिर्फ सुना जा सकता है, इसमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। इसलिए एक शिक्षण वीडियो के रूप में सवाल आता है, श्रव्य दृश्य दोनों के माध्यम से सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो टेलीविजन के माध्यम से। तो प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी। इसे 1959 में प्रारंभ किया गया। 1959 में जब प्रारंभ किया गया तब ये सीमित, या फिर अपनी राष्ट्रीय राजधानी है उसी तक सीमित थी। सन 1956 में टेलीविजन को ऑल इंडिया रेडियो में विलगित कर दिया और इसे DD1 दूरदर्शन से एक विलगित अलग पहचान के रूप में पहचान मिली। फिर इनसेट या इनसेट के माध्यम से राष्ट्रीय टेलीविजन DD1 के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क को एक के लिए साझा के रूप में कार्यक्रम प्रसारित करने की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद है अपना उपग्रह संचार। उपग्रह का उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं शारीरिक दृश्य प्राप्त होने के कारणों में महत्वपूर्ण सफलता मिली। इसके बाद उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और देश की सीमाओं कर या सीमा क्षेत्र की चौकसी के रूप में किया गया। अब भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृतिक तथा उद्देश्य के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसे इनसेट बोलते हैं, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसके माध्यम से दूरसंचार और मौसम विज्ञान संबंधी उपयोग इसके लिए जाते हैं। फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम, जिसे IRS बोलते हैं, इसकी स्थापना 1988 में की गई। ये हुई रूस के वेकानोर से सबसे पहले इसकी प्रारंभ 1988 में। फिर भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन बनाया, जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया। और इसके बाद हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं NRSC, आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है। देखो अब लगभग रूप से आपका ये किताब पूरी हो चुकी है। ठीक है, सारे चैप्टर पूरे हो चुके हैं और इन्हीं चैप्टरों से आपके कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आप थोड़े से हवाई अड्डे वगैरह है वो आप खुद देख लेना, सिर्फ हवाई अड्डे वही देखना है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जब अपन ने क्लास में बात की थी सारी आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अपन को आपको अगर लास्ट टाइम रिवीजन करना है बोर्ड क्लासों से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले, तो एक बार आप उस पार्ट का भी हल्का सा रिवीजन करके रीडिंग करके चले जाइएगा। चलो ये अपनी एक किताब पूरी हो गई है। इसके बाद अपन एक और क्लास, आपकी 12वीं की क्लास की एक और है भूगोल की, जो उसमें जो चैप्टर है 9-10 उनको अपन ऐसे ही समेटने वाले हैं और एक क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में लाने वाले हैं। अब मैं एक क्लास लेके आऊंगा जिसके माध्यम से आपके इस इन पूरे 9 पाठों से संबंधित कौन कौन से सवाल बन सकते हैं और इसके अलावा पहले परीक्षा में पूछे गए हैं और नवीन आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।